हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से चीन से जो रैपिड टेस्ट की किट आई है वो पूरी तरीके से मानकों में फेल पाई गई है। और उसके बाद शिवराज मंत्रिमंडल का 29 दिनों बाद गठन हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा तेज थी या फिर उसको लेकर इनका मंत्रिमंडल का विस्तार रोक दिया गया था। उसके साथ ही चीन से व्यापार घाटा कम करने का मौका और उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्ग टर्म नीति पर विचार, ये सब ऐसी न्यूज़ हैं जिनका हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके साथ हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों में उन न्यूज़ को कवर करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। 3 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहला है, चीन से आई रैपिड टेस्ट किट फेल। गुणवत्ता के दावों के साथ चीन से आई रैपिड टेस्ट किट पहली नज़र में फेल होती दिख रही है। इस किट से मिले नतीजों में 6 से 71% तक अंतर आ रहा है। किट की गुणवत्ता की जांच के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने 8 संस्थानों के सदस्यों को फील्ड में भेजने का फैसला किया है। ये सदस्य शिकायत वाले इलाकों में जाएंगे और वहां रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करेंगे। फिलहाल राज्यों को 2 दिन इस किट से जांच करने के लिए रोक दिया गया है। खून में एंटीबॉडी की जांच के सिद्धांत पर आधारित इस किट का इस्तेमाल कोरोना की पुष्टि के लिए नहीं बल्कि सर्विलांस के लिए किया जा रहा है। नतीजों में इतने बड़े अंतर के बाद सर्विलांस के लिए भी इसके इस्तेमाल पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के अनुसार रैपिड टेस्ट में एक राज्य में कोरोना की पहचान कम होने की शिकायत मिलने के बाद 3 अन्य राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी गई। सभी राज्य का कहना है कि आरटी पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए सैंपल की जांच के दौरान रैपिड टेस्टिंग किट से मिले नतीजों में 6 से 71% का अंतर आया है, जो कि एक चिंताजनक है। वैसे चीन से रैपिड टेस्ट मंगाने के फैसले को सही बताते हुए डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताया कि चीन से आने के बाद लैब में किट की जांच की गई थी, जिसमें यह 71% सही पाया जा रहा है। इसी कारण इसका सर्विलांस में उपयोग करने का फैसला किया गया है। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। 6.5 लाख टेस्ट किट का आयात पिछले हफ्ते ही चीन से हुआ है। सैंपल जांच के दौरान नतीजों में मिला 6 से 71% का अंतर। वैज्ञानिक दृष्टि से नतीजों में इतना बड़ा अंतर बहुत अस्वाभाविक है। सर्विलांस के तौर पर किट के इस्तेमाल की उपयोगिता भी संदेह में है। किट का पूरा बैच खराब मिला तो कंपनी से नई किट मंगाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल का गठन। मध्य प्रदेश में 29 दिनों से अकेले सरकार चला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह और कमल पटेल के मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रियों को प्रदेश के 10 विभागों में से प्रत्येक को 2-2 संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज मंत्रिमंडल छोटा ही रखा गया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को सिंधिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में भी दोनों मंत्री थे। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, कमल पटेल और मीना मिश्र पहले ही मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिलहाल किसी के काम नहीं आएगा सस्ता क्रूड। जिस तरीके से पिछले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई थी, यानी कि एक तरीके से मुफ्त में मिल रहा था, लेकिन वो किसी काम का अभी नहीं आएगा, इस न्यूज़ में बताया गया है। आइए देखते हैं क्या न्यूज़ में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सोमवार को मई के लिए अमेरिकी क्रूड यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI का वायदा भाव प्रति बैरल शून्य से भी 37 बैरल नीचे चला गया। ब्रेस्ट क्रूड भी 2002 के बाद पहली बार $20 प्रति बैरल से नीचे आया है, लेकिन अपनी जरूरत का 85% क्रूड आयात करने वाला भारत इस हालात का फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है।
मांग में कमी के कारण जहां केंद्र व राज्य सरकारों की हालत पतली है, वहीं ऑयल सेक्टर की सभी कंपनियां हलकान हैं। अगर घरेलू बाजार में जल्द ही पेट्रोल व डीजल की मांग में वृद्धि नहीं हुई तो केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व को भी झटका लगेगा व तेल रिफाइनरी की मुसीबत भी बढ़ेगी। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी के पूर्व सीएमडी आर एस शर्मा के मुताबिक सस्ता क्रूड भारत के लिए अभी छलावा है। रिफाइनरियां तेल ज़्यादा खरीद नहीं रही हैं क्योंकि घरेलू मांग एकदम घट गई है और उसके पास भंडारण क्षमता भी नहीं है। आयातित क्रूड व अन्य उत्पादों पर सीमा शुल्क से केंद्र को राजस्व मिलता है तो जो मिलता है वो समाप्त हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तमाम रिफाइनरियां अपनी क्षमता का महज 30% इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले एक महीने में पेट्रोल की बिक्री में 61% व डीजल में 65% की कमी हो चुकी है। ये नेशनल पेज की हमारे लिए 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल पेज। इसमें हमारे लिए 4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, इटली में 4 मई से लॉकडाउन से राहत। यूरोप में कोरोना महामारी में से सबसे ज़्यादा प्रभावित इटली में 4 मई से लॉकडाउन से राहत मिलेगी। इस संबंध में गाइडलाइन इस सप्ताह के अंत में जारी की जाएगी। इस समय यहाँ सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं और आम लोगों के घर से बाहर जाने पर रोक है। प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्ते ने मंगलवार को अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, काश मैं यह कह सकता कि चलो सब कुछ तुरंत खोलते हैं। अगर यह निर्णय लिया जाता है तो महामारी के फिर से फैलने का खतरा रहेगा। हमें व्यवसायों को फिर से खोलने के लिए एक राष्ट्रीय योजना पर काम करना होगा जो क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हो। प्रतिबंधों में ढील पूरी तरह से वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर होगी। मंगलवार को 534 लोगों की मौत हो गई है जो सोमवार के 454 की तुलना में कुछ ज्यादा है। वहीं सोमवार के 2256 की तुलना में मंगलवार को 2729 नए मामले भी सामने आए हैं। अब तक देश में 24,648 लोगों की मौत हो गई है और 1,83,957 लोग संक्रमित हुए हैं। दुनिया में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,75,759 हो गई है। इनमें 2/3 मौतें अकेले यूरोप में हुई हैं। सबसे ज्यादा 42,000 से ज्यादा मौतें अकेले अमेरिका में हुई हैं। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमण के करीब 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 6.25 लाख मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। और इसमें स्पेन में मृतकों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में 430 लोगों की मौत हुई। इस तरह वहां मरने वालों का आंकड़ा 21,000 से ज्यादा हो गया है। एक दिन पहले मृतकों की संख्या 399 थी। यह 4 सप्ताह में सबसे कम थी। स्पेन में लगभग 4,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 2,04,000 से ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट न्यूज है, ट्रंप की इमिग्रेशन रोकने की तैयारी, भारत सतर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों के आगमन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के फैसले का ऐलान किया है। अगर ट्रंप वाकई नौकरी की तलाश में अमेरिका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि भारत सरकार भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस बारे में विस्तृत नीति की घोषणा का इंतजार कर रही है। सरकार के अलावा भारतीय उद्योग जगत भी ट्रंप की घोषणा से अचंभित है और नीति के ऐलान का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ट्विटर पर ऐलान किया, जल्द ही अदृश्य दुश्मन के हमले के मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों के रोजगार को बचाने के लिए मैं जल्द ही अमेरिका में इमिग्रेशन यानी विदेशियों के आगमन को तात्कालिक तौर पर रद्द करने के लिए एक अधिशासी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के बारे में और कुछ नहीं बताया और ना ही यह बताया कि कब इस बारे में अंतिम फैसला होगा। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैलेग मैकनी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना महामारी के चलते अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के मुताबिक दशकों से वे कम वेतन पर यहां आ रहे हैं और बड़ी तादाद में अमेरिकी बेरोजगार हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके वनडे एग्जाम के लिए। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 2 पायदान नीचे आया। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान
नीचे आया है। भारत 180 देशों की श्रेणी में 142वें स्थान पर रहा। नॉर्वे लगातार चौथे साल पहले स्थान पर रहा है, यानी टोटल 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के सालाना विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हालांकि इस बात पर संतोष जताया गया कि भारत में 2019 में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि वर्ष 2018 में 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों पर राजनीतिक दबाव, पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हमले, भ्रष्ट अफसरों पर अपराधियों के हमले होते रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पाक के प्रधानमंत्री इमरान तक पहुंचा कोरोना, यहां पर होगा कोरोना, और क्वारंटीन में जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या कम करके बताने का आरोप झेल रहे प्रधानमंत्री इमरान खान अब खुद इसकी जद में घिरते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति से मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि वह क्वारंटाइन में जा सकते हैं। पाकिस्तान सरकार के अनुसार मुल्क में अभी तक कोरोना से 197 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 9,500 लोग संक्रमित हैं। सूत्रों के मुताबिक इमरान 15 अप्रैल को दुनिया के सबसे बड़े एम्बुलेंस नेटवर्क के चेयरमैन फैजल ईधी से मिले। बाद में ईधी को फ्लू जैसे लक्षण विकसित हुए और कुछ दिनों बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकले थे। ये नेशनल पेज इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए 4 न्यूज़ थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रेस की आज़ादी पर जो रिपोर्ट आई है। याद रखिएगा, प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी हमारे लिए 4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, चीन से व्यापार घाटा कम करने का मौका। चीन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में बदलाव कर भारत अब चीन पर व्यापार घाटा कम करने का दबाव बना सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के इस काल में अपनी संदिग्ध भूमिका की वजह से चीन दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। कई देशों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत आईटी, फार्मा और ऑटो पार्ट्स क्षेत्र में बाजार खोलने के लिए चीन पर दबाव बना सकता है। इन क्षेत्रों में भारत चीन से 30 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात बढ़ा सकता है। वर्ष 2018 में भारत ने चीन से 76.87 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया था, जबकि भारत ने चीन को मात्र 18.83 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वर्ष 2019 में जनवरी से नवंबर के बीच भारत ने चीन से 68 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि भारत ने चीन में सिर्फ 16.32 अरब डॉलर का निर्यात किया था। सूत्रों के मुताबिक चीन के लिए एफडीआई नियम में बदलाव को चीन भले ही विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन भारत के इस फैसले को वह डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, वेतन भुगतान के लिए पीएफ से कर्ज का सुझाव। कोविड-19 लॉकडाउन के शिकार उद्योग अपने कर्मचारियों को आसानी से इस अवधि तक तथा अगले कुछ समय का वेतन अदा कर सकें, इसके लिए काउंसिल फॉर फुटवियर, लेदर एंड एसेसरीज ने कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि से ऐसा कर्ज दिलाए जाने का सुझाव दिया है जिसकी कुछ समय बाद ब्याज समेत वापसी की जा सकेगी। CFLA के चेयरमैन तथा लिबर्टी ग्रुप के CEO आदेश गुप्ता ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय और नीतिगत आयोग के अलावा वित्त, उद्योग व वाणिज्य तथा श्रम मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में गुप्ता ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 से उत्पन्न मंदी के मद्देनजर सरकार को ईपीएफओ में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योग प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता योजना होनी चाहिए। कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष में उपलब्ध कुल रकम का 50% हिस्सा या कर्मचारी के 6 महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे कंपनी को बतौर कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्ग टर्म नीति पर विचार। कोरोना काल में उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए सरकार लॉन्ग टर्म नीति बनाने पर विचार कर रही है ताकि काम भी चलता रहे और लोग कोरोना वायरस भी
से भी बचे रहें। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान सीमित मात्रा में उत्पादन के लिए जो छूट दी गई है, उनके पालन से उत्पादकों की लागत बढ़ सकती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धा करने में दिक्कत आएगी। किसी कोरोना संक्रमित के पाए जाने पर यूनिट को सील भी किया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना से पूरी तरह मुक्त होने तक उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए सरकार एक अलग निर्देश लाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में कई मंत्रालयों के साथ नीति आयोग से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 1367 करोड़ का भुगतान कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इस वर्ष मार्च में खत्म तिमाही के लिए लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज के मद में टेलीकॉम विभाग को 1367 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम विभाग को इसी हफ्ते भुगतान मिल चुका है और अन्य कंपनियों ने पहले ही यह भुगतान कर दिया था। सूत्रों ने कहा है कि रिलायंस जियो इस मद में 1600 करोड़ रुपए और एयरटेल 1440 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। तो ये बिजनेस पेज की 4 न्यूज़ थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला है सबक सिखाने वाला संकट। जिस तरीके से कोरोना वायरस वाकई में एक सबक सिखा रहा है दुनिया को कई क्षेत्रों में। एक तो वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करे, दूसरा कि नई कार्यशैलियाँ विकसित हो रही हैं, पता चल रहा है, और किस तरीके से मानव जब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको इसका भुगतान करना पड़ता है। इन्हीं सब पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा। दूसरा है वक्त की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना वायरस को लेकर अब सभी जो स्टूडेंट हैं और जो सभी स्कूलों द्वारा शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। यानी वो घर पर रहकर बच्चों को ही घर पर पढ़ा रहे हैं, यानी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वो ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी हो सकता है। तो वक्त की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा। ये आर्टिकल लिखा है शिक्षाविद व पूर्व प्रशासक प्रेमपाल शर्मा द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है एकजुटता का अभाव। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से एकजुटता का अभाव भारत में दिख रहा है, तबलीगी जमात ने जो इसमें अपना जो भी रवैया अपनाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। तमाम जीवाणु विषाणु सदा से मानव इतिहास की धारा को प्रभावित करते आए हैं। मानव सभ्यता के उत्थान और पतन में उनकी अहम भूमिका रही है। हालिया दौर में हमने सार्स और मर्स का प्रकोप देखा है। करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की कटु स्मृतियां भी हैं। साफ है कि यह पहला अवसर नहीं है जब किसी अदृश्य शत्रु ने मानव जाति को इस कदर भयाक्रांत किया है। मौजूदा हालात ने खतरे से निपटने की हमारी तैयारी, शोध के स्तर और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ ही आर्थिक एवं वित्तीय तंत्र की हमारी कमजोरियों की पोल खोल दी है। भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी के 1.5% से कम बना हुआ है। वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 621 रुपए था, जो 2017-18 में बढ़कर भले ही 1657 रुपए हो गया हो, लेकिन यह अभी भी बहुत कम है। भारत के इस बजट का मामूली हिस्सा ही संक्रामक रोगों से निपटने में खर्च होता है, जबकि देश में 70% मरीज इन्हीं बीमारियों के चलते मरते हैं। स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त वित्तीय संसाधन न दिए जाने का ही नतीजा है कि देश में स्वास्थ्य ढांचा इतना लचर है। कुछ आंकड़ों से यह तस्वीर और स्पष्ट होती है। और जैसा कि इसमें आंकड़े दिए गए हैं, वाकई में भारत में कई चीज़ों का अभाव है। 0.7 बेड ही हैं अगर देखा जाए प्रति 1000 मरीजों पर, और दूसरे देशों में ये 3.5 से लेकर 2.5 तक है। तो ये कई कमियां हैं जो पहले पूरी की जानी चाहिए थी। डॉक्टर भी यहाँ पर बहुत कम हैं। अगर जैसा कि कोरोना वायरस का संक्रमण आया है, परेशानी आई है, इसको भी लेकर कई परेशानियां सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की वजह से ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वेंटिलेटर हैं, ना कोई ऐसे उपकरण हैं जिससे उपचार शीघ्र हो सके। सबसे ज़्यादा भारत में वेंटिलेटर की कमी है, और दूसरे देशों के मुकाबले भारत इस समस्या से अब जूझ रहा है। तो वेंटिलेटर का भी आयात किया जा रहा है या फिर उन्हें विकसित किया जा रहा है,
रेलवे द्वारा अभी हाल ही में 60,000 वेंटिलेटर का विकास किया गया था, यानी कि उसको बनाया गया था। पहले से पस्त भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर कोरोना महामारी और बड़ी आपदा बनकर टूटी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आशंका जताई है कि इसके चलते भारत में असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 40 करोड़ कामगार गरीबों के दुष्चक्र में इस दुष्चक्र में फंस जाएंगे। ऐसे में उद्योग जगत को सहारा देने के लिए दीर्घावधि रणनीति बनाने की दरकार है। इनमें कर्ज में राहत, ब्याज दरों में कमी, कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन में वृद्धि, विसंकृति का स्थलों का विकास और ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें आपसी संपर्क की कम से कम जरूरत पड़े। कृषि को भी बड़ा सहारा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उदार नीतियां बने, कृषि उत्पादों की खरीद सुनिश्चित हो, कृषि की लागत घटाई जाए। साथ ही जब तक यह विपदा विदा नहीं होती तब तक कृषि ऋण देने और उसे वसूलने में उदारता दिखाई जाए। देखिए, जो सुझाव सचिन पायलट बता रहे हैं वो वाकई में अगर इस समय की स्थिति को देखें तो सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार किसान झेलेंगे या फिर वो मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर कमाते थे। किसान की फसल जो है किसी न किसी तरीके से नष्ट होती है, या तो वो प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर इस समय जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उस वजह से। और वो किसी न किसी तरीके से फसल बेचने पर ही निर्भर होते हैं। फसल बेचते हैं तो उनकी आय होती है। इस समय फसल भी ठीक से नहीं बिक रही है तो फसल उनकी खेतों पर ही नष्ट हो रही है, और अगर बिक भी रही है तो इस समय उचित मूल्य उसका नहीं मिल रहा है। उन्हें बाजार तक अपने अनाजों को ले जाने में समस्या आ रही है। तो उस आर्टिकल में ये सुझाव बताया गया है कि अगर उन्हें कर्ज दिया जा रहा है तो उन्हें काफ़ी सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज दिया जाए और उसकी जो वसूली हो उसमें ढिलाई बरती जाए ताकि किसानों को राहत मिले। स्वास्थ्यकर्मी हमारी अमूल्य धरोहर हैं। वे इस वक्त संकट मोचन बने हुए हैं। हमारा दायित्व है कि उनकी मुश्किलें आसान करें, उन्हें जरूरी प्रोटेक्टिव गियर, उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे मरीजों का उपचार उचित तौर पर कर सकें। ऐसा नहीं है कि भारत के पास कच्चे माल, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता के उत्साह की कमी है, लेकिन पूंजी, मानकीकरण, परीक्षण सुविधाएं और खरीद प्रक्रिया जैसे पहलू इसमें अवरोध बने हैं। सोशल मीडिया के दौर में सही सूचनाओं के प्रसार और अफवाहों पर विराम बहुत जरूरी है। आपदा से सफलतापूर्वक निपटना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुशासन में जनता के भरोसे को और पुख्ता बनाए रखना। इस कड़वी हकीकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विपत्ति में सबसे ज्यादा मुसीबत भी वंचित वर्गों को झेलनी पड़ती है। इस चुनौती का एकजुटता से सामना करने में हमें अपनी विविधता में एकता के भाव को बनाए रखना होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वक्त की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना वायरस से मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दूसरे क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रभाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो अभी से ही इसके असर दिखने लगे हैं। हालांकि इसमें नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन योजना पर काम शुरू किया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए उसने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सहित सभी पाठ्यक्रम यथासंभव ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा और आईआईटी मेडिकल कॉलेज के लिए भी तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्था भी इसमें जुट गए हैं। इसके पर्याप्त कारण भी हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता कि स्थितियां कब सामान्य होंगी। सामान्य होंगी भी तो शारीरिक दूरी अभी कितने दिनों तक बरतने की जरूरत होगी। कई बार तो हम एक ही क्लास में सैकड़ों बच्चों को देखते हैं। ऐसे में यदि सावधानी बरतनी है तो उसके बहुत बुरे दुष्परिणाम हो सकते हैं। अभी तक तो राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे शहरों में एक ही कमरे में कई कई बच्चे मिलकर रहते आए थे। अब सभी ऐसी स्थितियों में से डरने लगे हैं। भारत चौथी क्रांति यानी डिजिटल युग में काफी पहले से प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार की जनधन से लेकर आधार जैसी न जाने कितनी योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में लागू हुई हैं। देखा जाए तो इस महामारी ने उनकी भी प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। शैक्षणिक संस्थानों की अगर इसमें हम बात करें तो आपने दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, जहां एक क्लास में 1000 से ज्यादा बच्चों को रखकर पढ़ाया जाता है।
एक टीचर बोर्ड पर होता है और 1200 से 1500 लड़के पढ़ते हैं, चाहे वो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ें या फिर वो टीचर को देखकर पढ़ें। लेकिन जो बैच होता है, वो क्लास होती है, वो 1200 लोग की होती है। अगर लॉकडाउन हट भी जाता है तो क्या उन 1200 स्टूडेंट को एक साथ बैठाकर पढ़ाना सुरक्षित होगा? क्या फिर से वो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? तो इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए अब कोचिंग संस्थाएं भी ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ रही हैं। जो एकेडमिक स्कूल हैं, जो छोटे बच्चों के हैं, जैसे 8th तक, इंटर तक, उनके लिए तो इस समय शिक्षा घर पर ही कराई जा रही है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है। लेकिन जो बैच लगते हैं, क्या उसमें शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा, और उस तरफ जो ये प्रयास हो रहा है ऑनलाइन का, वो वाकई में सराहनीय है। 20वीं सदी के अवसान के समय प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम ने कुछ विशेषांक निकाले थे। ऐसे ही एक अंक में उसने भविष्य में जो नौकरियां खत्म होंगी या कम होंगी, उनमें शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया गया था। तब इंटरनेट को आए सिर्फ 5-7 साल ही हुए थे। दुनिया ग्लोबल गांव और विशेषकर सूचनाओं ज्ञान की साझी धरोहर के रूप में बढ़ रही थी। पिछले 20 वर्ष में तो यह अप्रत्याशित रूप से समृद्ध हुई है। भारत जैसे गरीब विकासशील देशों को भी इसका फायदा मिला है। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सहित दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालयों के स्तरीय व्याख्यान, पाठ्य सामग्रियां, जर्नल पत्रिकाओं में छिपे लेख इंटरनेट उपलब्ध हैं। उन तक पहुंचने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे झटकों से दुनिया बदली है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। कल कारखानों में काम करने के लिए सक्षम पुरुष नहीं थे। नतीजन महिलाओं के काम पर जाने की शुरुआत हुई। रातों रात महिलाओं की वेशभूषा और जीवन के तमाम रंग ढंग बदल गए। प्रथम विश्व युद्ध ने अनेक तरह की वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित किया। ऐसे ही परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामने आए थे। दुनिया भर में मानवता, स्वतंत्रता और परस्पर शांति एवं सहयोग के विचार आए। कहते हैं कि चीन लिपि में खतरा और चुनौतियां एक ही तरह से लिखा जाता है। कोरोना से इतर भी देखा जाए तब भी भारत जैसे गरीब देश में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत आ गई है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे पास पर्याप्त स्कूल, कॉलेज उपलब्ध नहीं है। नर्सरी और प्राइमरी कक्षाओं में दाखिले के लिए भी पूरे देश में अफरा तफरी मची रहती है। ऑनलाइन के विकल्प से स्कूलों पर दबाव भी कम होगा और अभिभावक एवं बच्चों के लिए अपने अपने ढंग से पढ़ने पढ़ाने की स्वतंत्रता भी होगी, यानी स्कूल में दाखिले की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। पश्चिमी देशों में ऐसे प्रयोग दशकों से चल रहे हैं, जिन्हें होम स्कूल या घर स्कूल के नाम से जाना जाता है। इनके पाठ्यक्रम काफी लचीले होते हैं। अभिभावक चाहें तो उनमें अपने ढंग से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि अच्छी ज्ञान सामग्री, पाठ्यक्रम आदि की सहज उपलब्धता यदि घर से मिल जाए और अभिभावक बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाना चाहें तो किसी को भी क्या आपत्ति होगी। और आने वाले समय में ये जो प्रक्रिया होगी, देखिएगा, यही काफ़ी जोर पकड़ेगी। और ये सही भी है कि अगर बच्चे घर पर पढ़ सकते हैं, ऐसे माहौल में कभी ना किसी तरीके से बीमारी फैलती है, जब जैसे गर्मियाँ आती हैं, लू चलता है, और भी कई समस्याएं होती हैं, उसमें ऑनलाइन शिक्षा आने वाले समय में और बढ़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है एकजुटता का अभाव। बंगाल सरकार भीषण संकट के समय भी किस तरह राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने का समय निकाल ले रही है, इसका ही एक उदाहरण है कि केंद्र सरकार की ओर से अंतर मंत्रालय टीम को कुछ समय तक कोलकाता में रोका जाना। यह टीम कोरोना संक्रमण की दृष्टि से राज्य के नाजुक इलाकों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस टीम को भेजने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी थी, लेकिन पहले वह यह जानने में लग गई कि किस नियम के तहत यह टीम भेजी जा रही है। फिर जब उसे बताया गया कि ऐसा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया है, तब उन्होंने असहयोग करने का यह बहाना खोजा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष शासित राज्यों में अपनी टीमें भेज रही है। एक तो यह आरोप ही मिथ्या था, क्योंकि एक टीम मध्य प्रदेश भी भेजी गई, और दूसरे, ममता सरकार को यह साधारण सी बात समझनी चाहिए कि जब सवाल लोगों की जिंदगी का हो, तब केंद्र राज्य संबंधों की फर्जी दुहाई देने से जग हंसाई ही होगी। आखिरकार बंगाल सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने की इजाजत दी।
लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी रह रहकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलती रही हैं। उनकी सरकार ने न केवल कई केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगाया है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाले समझौतों में भी बाधाएं खड़ी की हैं। सबसे खराब बात यह है कि बंगाल जन कल्याण की भी कई केंद्रीय योजनाओं को रोके हुए है। ये सिर्फ और सिर्फ दुराग्रह माना जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार की आपसी समझ को व्यक्त नहीं करता है। वैसे बंगाल को इसमें उदारता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वहां सिर्फ लोगों की जान बचाना ही एक मकसद है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। इसमें एक न्यूज है हमारे लिए, T20 विश्व कप की अदला बदली करे भारत ऑस्ट्रेलिया, ये बोला है गावस्कर ने। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले थमने की स्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 विश्व कप की अदला बदली कर सकती है और 2021 की जगह इस साल इस टूर्नामेंट का आयोजन कर सकता है। कोरोना के कारण दुनिया भर में खेल प्रतियोगिताएं ठप पड़ी हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले 2020 T20 विश्व कप पर भी संशय के बादल छा गए हैं। भारत को 2021 में T20 विश्व कप की मेजबानी करनी है। गावस्कर ने कहा है कि जैसा है कि हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 30 सितंबर तक देश में विदेशियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। टूर्नामेंट अक्टूबर के मध्य में होगा, इसलिए फिलहाल इसका आयोजन मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि अगले साल T20 विश्व कप भारत में होना है। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया समझौता करते हैं और भारत में कोरोना के मामलों की संख्या थम जाती है तो वे टूर्नामेंट की अदला बदली कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी हमारे लिए। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के सालाना विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। नॉर्वे लगातार चौथे साल पहले स्थान पर है। इटली में 4 मई से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। ट्रंप की इमिग्रेशन रोकने की तैयारी, भारत सतर्क। इसमें जो विदेश के लोग होते हैं उनमें अब नौकरियों का संकट गहराएगा। वोडा आइडिया ने किया 1367 करोड़ रुपए का भुगतान। चीन से व्यापार घाटा कम करने का मौका। उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्ग टर्म नीति पर विचार। चीन से आई रैपिड टेस्ट किट जो सुरक्षा मानकों पर पूरी तरीके से फेल पाई गई है। और लास्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद शिवराज मंत्रिमंडल का गठन। काफी कम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज का यानी 22 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।